गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आमिर सर फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। अब हम लोग जो डिफरेंस देख रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस में, वही डिफरेंस कंटिन्यू करते हैं। 3 पॉइंट आप लोग देख चुके। अब हम लोग चौथे पॉइंट से आते हैं। फोर्थ पॉइंट में सॉलिड पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल लैटिस आर फिक्स एंड देयरफॉर solid do not have translatory, rotatory or vibratory motion only. So solid के केस में क्रिस्टल लैटिस के बीच जो है कोई गैप नहीं, वो फिक्स पोजीशन पे है। फिक्स पोजीशन पे होने के कारण इंटरमॉलिकुलर स्पेस ना के बराबर, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत, उसके कारण ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकते, रोटेटरी मोशन नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मीन पोजीशन पे। तो याद रखना है कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, दे कांट ट्रांसलेट और दे कैन नॉट शो रोटेटरी मोशन। अब आते हैं लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देयरफॉर दे हैव सम रोटेटरी, ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वहाँ पे ग्रेटर फ्रीडम है मूवमेंट का, इसीलिए वो ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी सब तरह के मोशन शो करेंगे, लेकिन लिमिट में। जबकि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज रोटेटरी, वाइब्रेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन। आप जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर। इसी कारण से गैसियस मॉलिक्यूल्स में सारे मोशन परफॉर्म हो सकते हैं। सॉलिड में लिस्ट, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोजेज लिस्ट एनर्जी। सो मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेस है नहीं, वो टाइटली पैक्ड हैं, तो इस कारण जो एनर्जी है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में लिस्ट एनर्जी। वहीं दूसरे तरफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आ जाएं, अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स की बात करें तो उनके पास हाइयर एनर्जी है सॉलिड से और लेस देन गैस, गैस से कम एनर्जी। गैस की बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव मोस्ट एनर्जाइज्ड। तो गैसियस मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फॉर्म में है, क्योंकि उनके बीच कोई फोर्स, बाइंडिंग फोर्स बहुत लिस्ट काम कर रहे हैं, इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, इसलिए उनके बीच, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच एनर्जी जो है वो मोस्ट एनर्जेटिक होती है, इसीलिए वो एयर में मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर, दे हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। सॉलिड मॉलिक्यूल हम जानते हैं कि उनका शेप भी डेफिनिट होता है और साइज भी डेफिनिट होता है। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। जानते हैं आप कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को किसी भी ग्लास में, जग में, मग में कहीं डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है, इसीलिए लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे कहने का मतलब, अगर 1 लीटर पानी है ग्लास में, अगर उसको दूसरे ग्लास में डालेंगे तो 1.1 लीटर नहीं हो जाएगा, 1.1 लीटर नहीं होगा, 1 ही लीटर। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाई दी लिक्विड, बाई दी पार्टिकल इज कॉल्ड वॉल्यूम। कितना एरिया ले रहा है, तो वो एरिया फिक्स है। अगर 1 लीटर है वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एरिया, तो उसका 1 लीटर वॉल्यूम दूसरा सब्सटेंस में भी 1 ही लीटर वॉल्यूम का एरिया ऑक्यूपाई करेगा। गैसेस डू नॉट नाइदर हैव डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। अब गैस में क्या है कि उसका डेफिनिट शेप भी नहीं है, डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं से स्मोक, धुआं निकल रहा है, तो वो कहीं भी आप उसका स्मेल ले सकते हैं, आपको आ सकता है। कहीं खाना बन रहा है तो खाने की खुशबू कहीं दूसरे घर में भी, बगल वाले घर में भी जा सकती है। कोई डेफिनिट शेप और ज्योमेट्री नहीं है, तो इसीलिए गैसियस मॉलिक्यूल्स में ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, क्योंकि उनका डेफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं है। 7 पॉइंट, पोजेसेस लिस्ट, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। क्योंकि वो इंटरमॉलिकुलर स्पेस लिस्ट है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वो लिस्ट कॉम्प्रेसिबल होते हैं, और थर्मल एक्सपेंशन, हीट करने पे एक्सपैंड करने की प्रॉपर्टी भी सॉलिड में लिस्ट होती है। जबकि लिक्विड की बात करें तो स्लाइटली ज़्यादा होगी सॉलिड के कंपैरिजन में। गैस की बात करें तो गैसेस पोजेज हाई
हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो गैसेज में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो जहाँ भी चाहे मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो हाईली कॉम्प्रेसिबल हैं और मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल जितने भी टायर्स हैं किसी भी व्हीकल के, वो सारे के सारे जो है उसमें हम लोग गैस ही भरते हैं, गैस ही फिल करते हैं, जिसके कारण वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस करते रहते हैं और कोई भी व्हीकल मूव कर सकता है। तो इसीलिए गैसेस ही फिल किया जाता है जितने भी टायर ट्यूब हैं सारे चीज़ों में, क्योंकि वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम के नहीं होते, तो किसी भी शेप में आ जाते हैं। और वो जो जो भी मान लिया जाए टायर है, तो टायर ट्यूब पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल, जिससे वो एक पार्टिकुलर शेप गेन कर लेता है। इसीलिए गैसियस मॉलिक्यूल्स का ही यूज़ होता है जनरली जितने भी व्हीकल्स के टायर हैं उसमें। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, 8 नंबर, मेल्टिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। तो वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हुआ और 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कोई चीज़ ऊपर है तो उसको एबव द रूम टेम्परेचर कहा जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर होता है सॉलिड का। लिक्विड की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर के बिलो होगा, और बॉइलिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें, एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि बॉइलिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर। बात करें गैस की, तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट को चाहे मेल्टिंग पॉइंट तो आएगा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है बिलो रूम टेम्परेचर ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में। इस तरह से हम लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना, क्या क्या उसमें डिफरेंस है और कैसे कैसे वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 2 अदर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसका आइडिया थोड़ा बहुत आपको है। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हाईली हीटेड स्टेट ऑफ गैसियस मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। अगर गैसियस मैटर को अगर मैक्सिमम हीट कर दिया जाए तो जो उससे सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसको प्लाज्मा कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ mixture of electrons and positively charged ions formed due to superheating of gaseous state। तो यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि गैसियस स्टेट को सुपर हीट करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, कोई मेटल है, मेटल को हीट किया जा रहा है, अगर मेटल को एक्सेस हीट करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन में चेंज हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि प्लाज्मा स्टेट में या तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दोनों के मिक्सचर मिलेंगे। इस तरह का स्टेट ऑफ मैटर दोबारा से प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा इज द हाईली हीटेड स्टेट ऑफ गैसियस मैटर है, गैसियस स्टेट है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो सन पे और स्टार्स पे प्लाज्मा स्टेट पाए जाते हैं क्योंकि वो हाईली हीटेड होते हैं। लास्ट ऑफ 5th स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन पार्टिकुलेट स्टेट या पार्टिकल स्टेट। ये क्या है, it consists of a supercooled solid which the atom loses their individual identity and condense to form a single super atom। अब जिस तरह से प्लाज्मा में हाईली हीटेड सुपर हीटेड स्टेट ऑफ गैसियस मैटर था, उसी तरह बोस-आइंस्टीन पार्टिकल हाईली कूल्ड स्टेट्स ऑफ गैसियस मैटर है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस, वहाँ पे हाईली हीटेड स्टेट, यहाँ पे बोस-आइंस्टीन में हाईली कूल्ड स्टेट्स ऑफ गैसियस मैटर से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकुलर ऑब्टेन करते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि 4 स्टेट जो है नेचर में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। बोस-आइंस्टीन को लैब में बनाया गया। अब नाम कैसे आया बोस-आइंस्टीन पार्टिकल, तो इंडिया के सत्येंद्र नाथ बोस ने भी सेम पार्टिकल डिस्कवर किया जो आइंस्टीन ने किया यूरोप में रह करके। बाद में जब आइंस्टीन को पता चला कि सेम पार्टिकल डिस्कवर किया है सत्येंद्र नाथ बोस ने भी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उन्होंने, तो उन्होंने आइंस्टीन ने अपने नाम के आगे बोस जोड़ दिया और फिर ये पार्टिकल कहलाया बोस-आइंस्टीन पार्टिकल, जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये जनरली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ लैब में एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद हम लोग
आगे बढ़ते हुए जानेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में और वो कैसे काम करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप जानते हैं पहले से कि जो दो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने वाला फोर्स है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल्स को या ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखे उस तरह के फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटर है, INTER, इंटरमॉलिक्यूलर एमॉन्ग दी मॉलिक्यूल्स में होते हैं। एमॉन्ग दी मॉलिक्यूल विद इन दी मॉलिक्यूल्स और एमॉन्ग दी मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है। एमॉन्ग दी मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब कि वो डिफरेंट एटम्स के भी बने हो सकते हैं। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम लोग आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इट एग्जिस्ट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स पाया जाए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इसको इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि इंटर में एमॉन्ग दी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स के बने मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होंगे, मतलब कि वो सिर्फ एक ही एटम के बने होंगे और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जिस फोर्स से जुड़ा हुआ है उसको इंट्रा INTRA कहा जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्योंकि वो एक ही एटम है, विद इन दी सेम मॉलिक्यूल है, अब ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल के बीच में दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाएगा। जिससे केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का वेरी कर जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात की जाए कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उसी पे डिपेंड करता है। तो मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। कहने का मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट जो है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से डिफ़र इसलिए करता है क्योंकि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफ़र करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिपेंड करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। अब बात की जाए कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विड वेपर में चेंज होने के लिए, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसी बात पे डिपेंड करेगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही बहुत सारे फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं जो अलग अलग सब्सटेंस में पाए जाते हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे 6 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, दूसरा है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, तीसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, चौथा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, पांचवा डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स, और छठा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 6 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस में, मैटर्स में, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं।